नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट के इस खास अंक में आपका स्वागत है। ये एक तथ्य है कि पूरी दुनिया में समंदर का पानी लगभग 98% है, जबकि 2% पानी ही सिर्फ पीने, दैनिक रोज़मर्रा और इसके अलावा खेती के लिए इस्तेमाल होता है। और दिन पे दिन जैसे कि भूजल स्तर गिरता जा रहा है और बारिश भी कम हो रही है, उसके बाद डिसैलिनेशन प्लांट यानी समंदर के खारे पानी से पीने लायक मीठा पानी बनाने की प्रक्रिया, उसकी बात आगे निकल गई है। चेन्नई में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे समंदर के खारे पानी से पीने के लायक पानी बनाया जा रहा है और इसकी क्रियाविधि क्या है और ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी और गर्मियों की छुट्टियों में ना जाने कितनों की पसंदीदा जगह। पर्यटन इस शहर की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इस बार यहां पर्यटकों का स्वागत नहीं था। कारण था पीने के पानी की किल्लत। यह किल्लत इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय निवासियों का कहना था कि हमारे लिए तो पानी ही नहीं, सैलानियों को क्या पिलाएंगे। चलिए घड़ी को थोड़ा पीछे करते हैं, ले जाते हैं जनवरी के महीने में, वो भी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन। हम उस वक्त चल रही इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान सूखी पिचों से जुड़े विवाद की बात नहीं करेंगे, लेकिन सूखे की बात जरूर करेंगे। 3 साल के लगातार सूखे ने केप टाउन नगर पालिका को कई दिनों तक जीरो वाटर डे घोषित करना पड़ा। केप टाउन के इस सूखे अनुभव ने इसका ध्यान डिसैलिनेशन की ओर खींचा। डिसैलिनेशन यानी समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की प्रक्रिया। भारत में भी केप टाउन जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। यही वजह है कि यहां भी डिसैलिनेशन प्लांट्स लगने शुरू हो गए हैं। साल 2010 में उत्तरी चेन्नई के मिंजूर में और 2013 में दक्षिण चेन्नई के निमिल्ली में डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए। समुद्र के किनारे लगाए गए प्रति 100 मिलियन लीटर क्षमता के ये दोनों ही प्लांट आज कुल 200 MLD यानी 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी पैदा कर रहे हैं, जिससे चेन्नई की पानी की बड़ी जरूरत पूरी हो रही है। The vagaries of the monsoon has always been a huge factor in ensuring a consistent water supply to Chennai. And given this challenge, the government of Tamil Nadu took a visionary step in the year 2005. They conceptualized desalination as a source of drinking water for the city of Chennai. And as a fallout of this vision, the first ever desalination plant, the largest in the country, was set up in Minjur in the northern part of the city, which can supply 100 million liters per day. उत्तर भारत में रहने वालों को अक्सर लगता है कि तटीय इलाकों में पानी की कमी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे चेन्नई को ही ले लें, यहाँ हर रोज 1100 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन प्राकृतिक स्रोतों से केवल 650 MLD पानी ही मिल पाता है। यानी करीब 450 MLD पानी लाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए उसने डिसैलिनेशन का सहारा लिया और करीब 200 MLD पानी की आपूर्ति निमिल्ली और मिंजूर प्लांट से हो रही है। बाकी बची 250 MLD पानी की जरूरत के लिए प्रशासन आज भी जद्दोजहद कर रहा है। आने वाला वक्त नगर प्रशासन के लिए मुसीबतें ही ला रहा है, क्योंकि साल 2019 में चेन्नई को 1500 MLD पानी की जरूरत होगी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए चेन्नई प्रशासन ने 150 और 400 MLD क्षमता वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स को लगाने का फैसला लिया है, जो अगले 3 बरस में तैयार हो जाएंगे। We have 2 more plants coming up, one of 150 MLD capacity and another of a 400 MLD capacity coming soon in Chennai, and they would be up and running in another 2 to 3 years. And by then, 750 million liters per day would be produced in Chennai, exclusively from ocean. So this would really be a insurance against our safe supply and safe and assured supply of water, and this will go a long way in ensuring the water security of the city. आपको अब चेन्नई से करीब 35 किलोमीटर दूर दक्षिण में ईस्ट कोस्ट रोड के किनारे बने निमिल्ली डिसैलिनेशन प्लांट ले चलते हैं।
डीसैलिनेशन वाटर प्लांट का ये सबसे पहला स्टेज होता है जब इस प्लांट में जो पानी लाया जाता है इस समुंदर से, आप देख सकते हैं ये वो समुंदर है जहाँ पर लगभग 1.5 किलोमीटर तक पाइपलाइन, लगभग 1.25 मीटर की पाइपलाइन होती है जिसका डायमीटर है, उसके ज़रिए ये पानी पाइपलाइन के ज़रिए बीच ज़मीन के अंदर से होता हुआ और इस प्लांट तक पहुंचता है और उस पानी को ही इस प्लांट में फिर जाकर यहाँ आगे की प्रक्रिया में साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक पहला चरण है जिसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाती है। दरअसल डीसैलिनाइजेशन प्रक्रिया रिवर्स ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर काम करती है। रिवर्स ऑस्मोसिस वही प्रक्रिया है जो आमतौर पर घरों में लगने वाले वाटर प्यूरिफायर्स में इस्तेमाल की जाती है। इसके तहत समुद्री पानी को मेम्ब्रेन से बनी बारीक छन्नी से छाना जाता है, फिर इसे उच्च दबाव में ट्रीट किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद पानी और नमक अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद समुद्री पानी का 40% हिस्सा मीठे पानी में तब्दील हो जाता है। इसी तकनीक की बदौलत 35,000 TDS वाले समुद्री पानी को 200 से 250 ppm वाले TDS में तब्दील किया जा रहा है। आखिरी चरण में इस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स मिलाए जाते हैं जो कि पानी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। डीसैलिनेशन प्रोसेस के बाद अब ये पानी पूरी तरह पीने के लिए तैयार है और ये प्रोसेस इतना अहम है कि पानी की जो कमी है उसको समुद्र के पानी से दूर किया जा सकता है, इसको ये दिखाता है। और ये इसके बाद अब ये पानी यहाँ से चेन्नई शहर की ओर भेजा जाएगा जहाँ वो पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होगा और जो चेन्नई का लगभग 25% जो पानी की कमी है उसको पूरा करता है। The quality is highly suitable for drinking. It meets all the quality standards of the ISO, and you will be getting a hardness of around 480 ppm. So it is highly suitable for water and safe for the public. डीसैलिनेशन दरअसल समुद्र के खारे पानी को पीने लायक यानी कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने लायक पानी बनाने की प्रक्रिया होती है। इसमें समुद्र के खारे पानी से नमक को रिवर्स ऑस्मोसिस के तरीके से अलग किया जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनरी में ज़्यादातर विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये तकनीक हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले आरओ में इस्तेमाल होने वाली सिंपल तकनीक की तरह ही है। और इसमें खारे पानी को जब समुद्र के पीने लायक पानी में तब्दील किया जाता है तो आखिरी में उसमें वो मिनरल्स मिलाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए फ़ायदेमंद हों और एक सामान्य पानी की तरह हों। डीसैलिनाइजेशन का एक और तरीका होता है थर्मल, यानी पानी को उबालना और उसकी भाप को ठंडा कर पानी बना लेना। ये तरीका जो मध्य पूर्व और अरब के देशों में काफी इस्तेमाल होता है। Reverse osmosis is a cold process and uses pressure energy for desalination. On the other hand, thermal process is a hot process in which heat energy is used to evaporate the seawater and then this vapor is condensed to produce potable water. बात करें लागत की तो डीसैलिनेशन के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है तो आसान। प्लांट के लिए जगह कम लगती है, ये पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है, लेकिन ये महंगी भी है क्योंकि इसके इस्तेमाल में होने वाले मेम्ब्रेन जो कि फिल्टर का काम करता है उसे चीन और अमेरिका से आयात किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी लागत ज्यादा होती है। As of now, much of the technology is sourced from abroad, and the technology, there's a lot of push towards indigenizing a lot of this technology. For example, even when we take this RO membrane, the entire casing is actually manufactured in Goa. So Goa is the exclusive producer of the casing which contains all these RO membranes. So that ways, Indian companies are beginning to come into the big picture. दूसरा, समुद्री पानी में नमक की मात्रा भी कीमत पर असर डालती है। इसी वजह से इस विधि से तैयार 1000 लीटर पानी की कीमत 30 रुपए से 50 रुपए तक हो सकती है। पीने के लिए साफ पानी बनाने वाले डीसैलिनेशन वाटर प्लांट पर चेन्नई की निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चेन्नई का रोज़ की ज़रूरत लगभग 800 मिलियन लीटर पर डे की है और उसमें ये 2 प्लांट लगभग 200 मिलियन लीटर पर डे का पानी देते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब से कावेरी का मुद्दा उठा है उसके बाद से यहाँ चेन्नई में इस तरह के वाटर प्लांट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है।
अब जब बंटवारे को लेकर विवाद का प्रश्न लगभग सुलझ गया है, तो तमिलनाडु सरकार के पास भविष्य में पीने लायक पानी का अंदाजा लगाना आसान हो गया है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि वो 65% पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स का इस्तेमाल करेगी। Desalination plants are gaining importance as they have become feasible alternative source of water to surface water. They get more importance as they are more reliable and able to supply steady supply of installed capacity of water in all seasons. The water produced from these plants are of high quality and it is free from bacteria and viruses. अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे डिसैलिनेशन की तकनीक पर निर्भरता बढ़ रही है, तकनीक की सफलता भी नए मुकाम छू रही है। अब गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे तटीय राज्य भी इस तकनीक को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। गुजरात में निजी कंपनियों ने कुछ प्लांट लगाए हैं जो कि सिर्फ औद्योगिक जरूरत पूरी करने के लिए हैं। कच्छ में डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की मांग काफी तेज हो चुकी है। हाल में कर्नाटक के तटीय शहर मैंगलोर में भी एक नए समुद्री डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई। तमिलनाडु के तुतीकोरिन में लगे 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले थर्मल पावर प्लांट में भी अब डिसैलिनेशन की तकनीक से पानी बनाने के प्लांट की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसकी क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन पानी पैदा करने की होगी। ये प्लांट हालांकि आरओ तकनीक के बजाय थर्मल प्लांट तकनीक पर काम करेगा। समुद्र से दूर लगे ऐसे प्लांट में ईंधन के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक को LTTD यानी लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन कहा जाता है। ये तकनीक सरकारी संस्था NIOT यानी राष्ट्रीय समुद्र तकनीक संस्थान ने विकसित की है। Popularly used technique today is a membrane based technique which is called reverse osmosis. In fact, all the large plants of Chennai today in Minjur and Nemeli, they are all membrane based. But the thermal desalination does not have any membranes, and we have with this ocean temperature difference, NIOT has developed this technology which has become extremely successful in the islands. The first plant which was built in 2005 in Kavaratti, and the impact was so good, it improved the health of the islanders, and this was the first time ever in the world that this technology was ever implemented. अब बहस का मुद्दा यह है कि डिसैलिनेशन के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस की विधि अपनाएं या फिर लो टेम्परेचर थर्मल की। वैज्ञानिकों की राय में लो टेम्परेचर थर्मल पद्धति ज्यादा आसान और कारगर है। उनके मुताबिक इसे कम खर्च में स्थापित किया जा सकता है। इस तकनीक में रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक में इस्तेमाल होने वाली मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से इसकी लागत कम होती है। दूसरा, इसके लिए जरूरी ऊर्जा के स्रोत के भी कई और विकल्पों पर भी काम चल रहा है, जैसे बिजली, डीजल और समुद्री पानी से जनित ऊर्जा। कम लागत के चलते ही राष्ट्रीय समुद्र तकनीक संस्थान ने लक्षद्वीप के कावरत्ती, मिनिकॉय और अगाती द्वीपों में प्लांट्स लगाए हैं, जो 1-1 लाख लीटर साफ पानी प्रतिदिन मुहैया करा रहे हैं। With these 6 plants, almost all inhabited islands of Lakshadweep will be covered with desalination plant, and they will not have any water problem for that. On average, the population in many of the islands is varying between 5,000 to 8,000, except 2 islands, Androth and then Kavaratti. They have a population of more than 12,000. So now, whatever 6 plants we are going to set up, slightly we increase the capacity from 1 lakh to 1.5 lakh liter. That means 0.1 to 0.15 MLD. This will basically provide a water supply to extent of 40 liter per capita per day. भारत की 7,500 किलोमीटर कोस्टलाइन पर 8 राज्य और बसे हुए हैं। जिस तरह देश में पीने के पानी की कमी चल रही है, समुद्र में पड़े पानी के अथाह भंडार के दोहन पर सभी का ध्यान गया है। यही वजह है कि नीति आयोग ने समुद्री डिसैलिनेशन प्लांट को बेहद उपयोगी पाया है और केंद्र सरकार भी डिसैलिनेशन नीति लाने पर विचार कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने देश की जो पानी से जुड़ी हुई समस्या है, इसके समाधान के लिए यूँ तो CSIR में भी बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे फिल्टर्स डेवलप हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, लेकिन इसका एक दूरगामी समाधान करने के लिए हमने डिसैलिनेशन के स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है। डिसैलिनेशन प्लांट्स विकसित किए हैं
जिनको कई जगहों पे देश में समुद्र के तट पर लगाया गया है। सक्सेसफुली वो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। वहाँ जिसे कहते हैं कि सही ढंग से एनर्जी का इस्तेमाल भी हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन भी हो रहा है, और हम समुद्र के पानी को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, अर्थ साइंसेज की मिनिस्ट्री, नीति आयोग, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलकर हम एक डीसैलिनेशन मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में इस काम को हम बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जाएंगे, ताकि देश में आने वाले समय के अंदर जो पानी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका हम एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है देश के लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। पानी की उपलब्धता के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के दूसरे मुल्कों की स्थिति से काफ़ी अच्छी है, और यही वजह है कि इस तरह के डीसैलिनेशन प्लांट सऊदी अरब से लेकर इजराइल में पहले ही इस्तेमाल हो चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इजराइल अपनी ज़रूरत का लगभग 50% पानी इन जैसे प्लांट से ही समुद्र के खारे पानी को सामान्य पीने के पानी में तब्दील करके बनाता है। और अब देखते हैं कि कैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये तकनीक काम कर रही है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही की इजरायल यात्रा के दौरान वहां समुद्री पानी को पीने लायक साफ बनाने की तकनीक पर खास ध्यान दिया था। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री के साथ ओल्गा समुद्र तट पर गॉल मोबाइल जीप में बैठकर समुद्र के पानी को साफ पीने लायक पानी बनाने वाली इस मोबाइल मशीन का खुद जायजा लिया था। इस जीप के जरिए उच्च गुणवत्ता का 20,000 लीटर पानी एक दिन में छाना जा सकता है। डीसैलिनेशन की नई तकनीक वाली इस जीप को इजरायल ने बीएसएफ को गिफ्ट के तौर पर बाद में दे दिया, जिससे बनासकांठा के समुद्री इलाके में जवान पीने का पानी हासिल कर सकते हैं। यहाँ ये बात बताने का मकसद ये है कि भारत में तो अभी नदी, कुएं, झीलों की स्थिति फिर भी बेहतर है, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों पर अगर नजर डालें तो मध्य पूर्व, इजरायल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बड़ा काम कर चुके हैं। 1950 में ही सूखे से जूझ रहे मध्य पूर्व में ऐसा पहला प्लांट लगाया गया था। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन पूरी तरह इन पर निर्भर हैं, जबकि अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अल्जीरिया, लीबिया जैसे देशों में भी पानी हासिल करने के लिए समुद्री विकल्प अपनाया जा रहा है। समुद्र में बसे ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर तो आज लगभग पूरी तरह समुद्री पानी और डीसैलिनेशन प्लांट पर भी निर्भर कर रहा है। अरब की खाड़ी की स्थिति ऐसी है कि वहां लगातार ऊंचा तापमान रहता है, जिससे पानी में नमक की मात्रा भी ज्यादा रहती है। यही वजह है कि आज डीसैलिनेशन का व्यापार और प्रसार बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक साफ पानी का आज 1% डीसैलिनेशन से ही बनाया जा रहा है। Middle East countries lack surface water due to inadequate rains, and they totally depend on seawater desalination for the utility water requirements. Spain, Australia, USA and Israel have built many desalination plants to face the drought. Saudi Arabia has built several plants, and the biggest plant they have built is at Ras Al Khair of capacity 1 million meter cube per day. As economy encourages to build high capacity plants, many plants being built are of capacity in the range of 200,000 to 500,000 meter cube per day. दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो आज करीब 150 से ज्यादा देशों में 18,000 से ज्यादा ऐसे डीसैलिनेशन प्लांट काम कर रहे हैं। हालांकि इनसे पानी बनाने के लिए देशों को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन पानी की जरूरत ऐसी है कि खेती के लिए भी इन प्लांट से पानी लिया जा रहा है। ये प्लांट समुद्र किनारे ही लगना संभव है। एक आंकड़ा है कि 39% दुनिया की जनसंख्या यानी 2 अरब 40 करोड़ लोग समुद्र के 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। दुनिया के करीब 70 शहर ऐसे हैं जहां शुद्ध पानी की पहुंच नहीं है, जिसमें से 42 तटीय शहर हैं। डीसैलिनेशन की प्रक्रिया निश्चित तौर पर पानी की कमी को दूर करने की एक अच्छी कोशिश है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरणविदों ने भी इसको लेकर कुछ आशंकाएं जताई हैं, और साथ ही जो बिजली का इस्तेमाल होता है यानी उसकी खपत भी इस प्रक्रिया में कुछ ज़्यादा है, तो शायद इसका कोई दूसरा जरिया या कॉस्ट इफेक्टिव तरीका सुझाना जरूरी होगा। दुनिया की इन डीसैलिनेशन प्लांट पर निर्भरता इस कदर बढ़ती जा रही है और प्लांट लगाने की गति भी बढ़ रही है, लेकिन इसमें 2 बड़े घटक चिंता में डालने वाले हैं।
पहला है आरओ सिस्टम बेस्ड प्लांट में बिजली की भारी खपत, और दूसरा प्रोसेसिंग के बाद बचा हुआ केमिकल युक्त पानी वापस समुद्र में जाने से पर्यावरण को होने वाला नुकसान। पहले अगर बात बिजली की करें तो आंकड़े बताते हैं कि 100 MLD क्षमता वाले चेन्नई के निमिल्ली प्लांट में जहां पानी बनाने का सालाना खर्च लगभग 11,800 करोड़ रुपए है, तो उसमें बिजली का खर्च ही 9,305 करोड़ रुपए पड़ता है। यानी 80% खर्चा सिर्फ बिजली का ही होता है। There has been a lot of research happening towards this. Power is a major component of the cost. So solar energy is being tried to replace the conventional sources of power, which will reduce the cost by a huge margin. Likewise, the technology involved in the purification process, the RO membranes, the ultrafiltration, there's been a lot of research to make them more and more affordable. And when they are indigenously manufactured, the cost is bound to go down even further. यही वजह है कि सस्ती तकनीक की तलाश हो रही है और कोशिश है कि समुद्र की लहरों से ही गैर परंपरागत ऊर्जा हासिल की जाए या फिर सोलर पावर से प्लांट चलाए जाएं। फिलहाल इको फ्रेंडली और सस्ती तकनीक पर शोध लगातार जारी है। Right now we have reached a stage where we have demonstrated wave energy devices and based on marine currents, or they are called hydrokinetic devices. Those small levels of power just for off-grid units, on coasts or on islands for their utilization over there. But OTEC or ocean thermal energy conversion promises to be a very large, what we call captive power. I mean, it's huge potential is there because of the long coast. दूसरी समस्या है आरओ तकनीक से लगभग 40% ट्रीट किया हुआ पानी समुद्र में वापस फेंक दिया जाता है, जिसमें ज्यादा मात्रा में नमक यानी ब्राइन होता है। इससे पर्यावरण और समुद्री जीवों को नुकसान की आशंका बनी रहती है। हालांकि प्लांट का दावा रहता है कि पानी को पूरी तरह छानकर ही समुद्र में भेजा जाता है। A lot of safeguards are effectively put in place. So these, though being something of a challenge, because of these effective safeguards, these are effectively taken care of. Like discharge of brine is one issue, and the technology has advanced so much that the ecological issues which used to be once a part of the problem are now adequately taken care of. Other issues which probably will, in my opinion, may come up a few years down the line, like disposal of the membranes, and possibly over a period of time we don't know how much of the salt, the brine formation, whether in the long run whether it has a negative impact, we really cannot say today, because the plants have not they have been running, like the Minjur plant is a few years old, but still the long term hazards we are yet to see. There's also a lot of pre and post processing required in RO in the form of chemicals. We need to take a judicious call on how to dispose of such chemicals used. इन तमाम बातों के बावजूद डिसैलिनेशन का वैश्विक बाजार 4.4% की दर से बढ़ रहा है और 2018 से 22 के दौरान इसकी बढ़ोतरी 9% तक पहुंचने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय डिसैलिनेशन एसोसिएशन के मुताबिक बीते 5 वर्षों में इस क्षेत्र में 57% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुनिया में इस वक्त लगभग 78 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी MLD पानी के प्लांट लग रहे हैं। हालांकि बिजली के खर्च, डीजल की महंगी कीमतों के चलते अब दुनिया में सबसे ज्यादा शोध ऐसे प्लांट को सौर ऊर्जा से चलाने पर हो रहा है। कई कमियों और दुष्परिणामों के बावजूद सूखे या पानी की किल्लत की स्थिति में समुद्री पानी को इन डिसैलिनेशन प्लांट्स की मदद से शुद्ध करके पीने लायक बनाना किसी वरदान से कम नहीं है। समंदर के खारे पानी से पीने लायक पानी बनाने के ऊपर ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। अगली बार मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।